अध्याय 1 बेरोजगारी। शहर पुणे, एक ऑफिस बिल्डिंग। मैंने पहले ही उस प्रिंटर के लिए बुकिंग कर ली थी, वापस कर दो। ए बाबा, ऐसी हालत में भी बुकिंग? जो लेगा वही लेगा। विक्रम वर्मा साहब का पुराना चाय का टेबल तो काफी कीमत देगा। चलो मिलकर ले चलते हैं और पैसे बांट लेंगे। सुबह होते ही एक खबर फैल गई, कंपनी का मालिक वर्मा साहब पैसे लेकर देश छोड़कर चला गया। कारण साफ था, पिछले 2 साल में आर्थिक हालत खराब थी और कंपनी लगातार कई महीनों से घाटे में थी। वर्मा साहब ने ये पहले ही प्लान कर रखा था, पर कंपनी पर अभी भी 2 महीने की तनख्वाह सैलरी बाकी थी और इसलिए लोग ऑफिस की चीजें बेचने में लगे हुए थे। अब किसी के पास सहानुभूति के लिए समय नहीं था। चंदन गुप्ता सुबह थोड़ी देर से आया। ऑफिस में जो कीमती सामान बचा था वे पहले ही उठाए जा चुके थे। वह कंपनी के गेट पर खाली निगाहों से खड़ा था, अपने साथियों को चीजें उठाते देख रहा था और फर्श पर पड़े बेकार राउटर और केतलियां देखकर बस एक पल के लिए ठहर गया। दिल कुछ भर आया और वह सीधे कंपनी छोड़कर चला आया। वहां अब रहने का कोई फायदा नहीं था। मालिक चला गया और बाकी कुछ भी नहीं बचा था। नीचे जाकर अपनी गाड़ी में बैठते ही चंदन ने नौकरी सर्च वाला ऐप खोला। उसे जल्दी से नई नौकरी ढूंढनी थी, पर जो रिजल्ट आए वे उसके लिए चिंताजनक थे। मानव संसाधन का काम करने वाला चंदन जानता था कि पिछले 2 साल से रोजगार की हालत खराब है, लेकिन उसने इतनी गंभीरता की उम्मीद नहीं की थी। जब भी उसका नंबर लेकर वे पूछते उम्र कितनी है, और जब वे सुनते थे 30 के पार, तो बातचीत अलग अलग तरीकों से धीरे धीरे बंद हो जाती थी। इसके अलावा दिवाली अवसर से कुछ हफ्ता पहले था भर्ती का पीक सीजन या 2 फ्रीलांस सिस्टम। चंदन गुप्ता, चंदू और उसकी पत्नी श्रेया दोनों ही पुणे के अंतर्गत आने वाले एक छोटे कस्बे दीवा कस्बा से थे। दोनों की मुलाकात हाई स्कूल में हुई थी और तब से उनका रिश्ता था। श्रेया का परिवार कस्बे में ही रहा करता था। उसके पिता शिक्षा विभाग में काम करते थे और मां सरकारी ऑफिस में। अब दोनों रिटायर हैं और पेंशन मिलती है। दूसरी तरफ चंदन का परिवार खेती किसानी पर निर्भर था। सीजन के हिसाब से हल्की कमाई और सूखे समय में तंगहाली। स्थिति साफ थी, दोनों परिवार पारंपरिक तौर पर समान स्तर के नहीं थे। श्रेया तेज तरह से खूबसूरत नहीं थी, पर उसमें एक शालीन और टिकाऊ सुंदरता थी। पढ़ लिख कर बड़ी हुई, सादगी और संस्कार उसके हर काम में दिखते थे। बच्चे के बाद भी उसकी शालीनता बनी रही। चंदन उसे देखते तो सुकून पाता। इसलिए चंदन को पता था कि श्रेया जैसी लड़की से शादी करना उसकी किस्मत की बात थी। श्रेया ने कई साल पहले अपनी मां यमुना देवी से रिश्ते थोड़े कम रख लिए थे, शायद अपने पति पारिवारिक जीवन की वजह से। यमुना देवी को लगता था कि उसकी बेटी के साथ कुछ अन्याय हुआ है, पर चंदन को कभी मां ससुर से ज्यादा कड़वाहट नहीं मिली। अब चंदन को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या उन्हें पुणे में ही रहना चाहिए। वह 33 का था। नौकरी खोने के बाद ये चिंता आम थी। दरवाजे पर खड़े खड़े उसने खुद को संभाला और घर में दाखिल हुआ। लिविंग रूम में श्रेया पुराने आरामदेह कपड़े पहनकर कॉफी टेबल साफ कर रही थी। चंदन को देखते ही फोन पर अपनी मां से हुई बहस के बाद थोड़ी उदासी उसके चेहरे पर थी, पर वह जल्दी मुस्कुरा गई। फिर उसने कर्कश अंदाज में कहा, मैंने कहा था आज राइड शेयर मत कर, पर तुमने सुना ही नहीं। अध्याय 3 अविश्वसनीय सिस्टम पुरस्कार। चंदन गुप्ता, श्रेया गुप्ता और शहर पुणे में हुई घटनाएं आगे बढ़ी और सबसे बड़ा मोड़ था उस सूचनापट का आना कि उन्हें फ्रीलांस फैमिली सपोर्ट सिस्टम मिल गया है। पहचाने गए नाम ऊपर दिए गए हैं। चंदन बिस्तर पर लेटा हुआ पूरा सिस्टम पढ़ने लगा। सिस्टम के मुख्य नियम और पारितोषिक नीचे सरल भाषा में। केवल फ्रीलांस स्वतंत्र काम पर इनाम मिलता है। नौकरी या नियमित व्यवसाय, दुकान, ट्रेड को सिस्टम फ्रीलांस नहीं मानता। मौद्रिक इनाम स्केलिंग नियम। उदाहरण, अगर एक दिन की शुद्ध कमाई 300 रुपए है और आपने 100 बार ऐसे दिन किए, तो 100वें दिन सिस्टम आपको 300 टाइम्स 100 इक्वल्स 30,000 रुपीज इनाम दे सकता है। संविधान अंक कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट्स। ये जैविक उम्र और शारीरिक क्षमता बेहतर करने में लगते हैं। सिस्टम ने चंदन की बायोलॉजिकल उम्र 40 बताई थी, जबकि कैलेंडर उम्र 33 थी, यानी थकान और स्वास्थ्य पर असर पहले से था। संविधान अंक मिलने से शारीरिक सुधार की संभावनाएं थी। ज्ञान अंक नॉलेज पॉइंट्स 0100 से शुरू। 1000 पहुंचने पर सिस्टम यादृच्छिक रूप से एक प्रोफेशनल स्किल दे सकता है, यानी टेढ़ा मेढ़ा टेक्निकल कौशल जो अच्छी कमाई दिला सके। ज्ञान अंक दूसरों पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई, ट्रेनिंग आदि में मदद के लिए। चंदन ने जल्दी से कुछ तार्किक निष्कर्ष निकाले। 1. यदि रोजाना लंबा समय घंटी दर घंटी काम करेगा और प्रति घंटे कमाई अच्छी रहेगी, तो संविधान और ज्ञान दोनों तरह के अंक तेजी से बढ़ेंगे। 2. शहर में पुणे कमाई का स्तर छोटे कस्बे से बेहतर है, इसलिए वापस अपने काउंटी लौटना अब व्यवहारिक नहीं लगेगा।
3. ज्ञान अंक का प्रभाव भविष्य में बच्चों और परिवार के लिए बढ़ अध्याय 4 सिस्टम के माध्यम से पहली कमाई। पहली पंक्ति, चंदन गुप्ता, उसकी पत्नी श्रेया गुप्ता और शहर पुणे पहले से बनी पहचान के साथ आगे की घटना। चंदन को आधी रात को अचानक एक आइडिया आया, छोटे ऑनलाइन माइक्रो टास्क करके सिस्टम का टेस्ट कर लिया जाए। उसने अपने फोन पर टास्क बाजार जैसा एक छोटे काम वाला ऐप खोला और सबसे आसान ऑर्डर चुन लिया, एक गेम डाउनलोड करके असली नाम से रजिस्टर करना, कुछ विज्ञापन देखना और थोड़ी देर खेलना। वो काम पूरा करने में कुल 12 मिनट लगा। काम सबमिट करते ही फोन पर नोटिफिकेशन आया, पर उससे पहले सिस्टम की आवाज दिमाग में गूंजी। आपने ऑनलाइन पार्ट टाइम पूरा किया। आज आपका फ्रीलांस काम करने का पहला दिन है। नकद इनाम जोड़ 15 रुपए। साथ ही सिस्टम ने दिया संविधान अंक जोड़ 0.1, ज्ञान अंक जोड़ 0.1। सिस्टम ने पैसा आपके बैंक में जमा कर दिया, स्रोत वैध बताया गया। चंदन को तुरंत विश्वास नहीं हुआ। उसने बैंक अलर्ट देखा, टास्क ऐप की ओर से 15 रुपए आए और थोड़ी देर में उसी राशि का एक और एंट्री आई, किसी निवेशक स्पॉन्सर के नाम से। सिस्टम ने पहले ही कहा था कि इनाम का स्रोत वैध है, इसलिए उसने वजह जांचने की जहमत नहीं उठाई और तुरंत राहत महसूस की। सिस्टम पैनल पर जो बदला दिखा, वह भी पढ़ा। चंदन का वर्तमान ज्ञान अंक अब 0.11 था और उसकी जैविक शारीरिक आयु 39.9999 साल पर आ गई थी, पहले 40। यानी छोटे छोटे कामों से भी संविधान अंक ग्रेजुअली बढ़ते हैं, पर बहुत धीमे। गणित स्पष्ट था, 1 साल की शारीरिक उम्र घटाने के लिए हजारों अंक चाहिए। चंदन ने तर्क लगाया, ये छोटा टेस्ट सफल रहा। भले ही इस एक काम से केवल 15 रुपए और 0.1 अंक मिले, पर सिस्टम वाकई असल इनाम दे रहा था। अगर वह सही तरह के अच्छी कमाई वाले फ्रीलांस। अध्याय 5, अगर तुम अपने भाई को मारने ही वाले हो, घर पर मत करो, बाहर जाओ। सुबह 7 बजे चंदन और श्रेया दोनों साथ उठे। कल रात चंदन ने सोचा था कि सुबह 6 बजे निकलकर राइड शेयर चला देगा, पर उसने सोचा अगर इतना जल्दी निकल गया तो श्रेया फिर फिक्रमंद हो जाएगी। इसलिए उसने सामान्य सा बर्ताव रखने का नाटक किया। नाश्ते तक का घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटा दिया गया। श्रेया रसोई में चली गई, चंदन बच्चों को जगाने उनके कमरे गया। उनके जुड़वा बच्चे अब 6 साल के हो चुके थे, आगे इस साल प्राथमिक स्कूल में दाखिला होगा। बेटी का नाम मीरा था और बेटे का नाम दिनेश। दोनों अभी एक ही कमरे में बंद बेड पर सोते थे। परिवार ने शहर में महीने का 25,000 रुपए में 2 बेडरूम अपार्टमेंट लिया हुआ था ताकि खर्च कम रहे। अगले साल जब बच्चे स्कूली होंगे तो चंदन चाहता था कि वे अलग कमरे में सोएं, इसलिए 3 बेडरूम लेना उसकी प्राथमिक योजना थी। अब यह सपना असंभव नहीं लग रहा था, एक उम्मीद की किरण दिख रही थी। चंदन ने बचकाना ख्याल करके बेटी की नजरों में मुस्कान फैलाते हुए बिस्तर के पास बैठकर मीरा को हल्के से थपथपाया। मीरा नींद से जागी, गुदगुदाने वाली आवाज में बोली, पापा, और तुरंत चढ़कर उसके गले लग गई। फिर चंदन ने दिनेश को भी जगाया। दिनेश धीरे धीरे जागते हुए बिस्तर से गूंजता हुआ निकला और पापा को गले लगाकर चुपचाप सिर हिलाया। नहाने धोने के बाद चंदन ने मीरा की चोटी बनानी चाहिए, यह उसका छोटा सा रोज का काम था। मीरा बोली, ना पापा, 2 चोटी छोटे बच्चों जैसी लगती हैं, मैं सीनियर क्लास की हूँ। ये सुनकर दिनेश तुरंत चुटकी लेने लगा और बहन का मजाक उड़ाने लगा। डर तो रहा होगा कि वो वांछित लड़की की चोटी जितनी अच्छी न लगे। मीरा। अध्याय 6, चंदन, जो अपने परिवार की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। चंदन गुप्ता, पुणे। ऑर्डर स्वीकार करने के बाद चंदन ने सवारी की डिटेल देखी। दूरी मात्र 3 किमी से थोड़ी ज्यादा और किराया 10 रुपए और 50 पैसे। पैसा मायने नहीं रखता था, उसे सिस्टम के इनाम में बदलाव देखना था। करीब 3 मिनट में वह पिकअप पॉइंट पर पहुंचा। कस्टमर एक मध्यम आयु के आदमी निकला, पेट निकला, बाल पतले, छोटा कद, हाथ में एक ब्रीफकेस। बाहरी रूप से साधारण, पर चंदन की नजर में उस समय वह प्रभावशाली ही लग रहा था। उसने सीट पर बैठते ही कहा, जल्दी चलाए सर, मुझे देर हो रही है। चंदन मुस्कुरा कर बोला, ठीक है, आराम से सीट बेल्ट लगा लीजिए। पर अंदर ही अंदर उसने सोचा कि जितना तेज ये सफर होगा, प्रति घंटे की गणना उतनी ही बेहतर पड़ेगी और सिस्टम अधिक संविधान ज्ञान अंक देगा। जैसे ही वह गाड़ी चलाने लगा, ट्रैफिक बहुत मुश्किल निकला। सुबह का पीक पर चंदन ने अपनी चाल तेज कर दी। उसने सुरक्षित तरीके से ओवरटेक और सटीक ब्रेकिंग का इस्तेमाल किया, अनुशासन बना तो रखा पर गति बढ़ा दी। यात्री चौंका और बार बार हैंडल पकड़ने लगा। गाड़ी 4-5 मीटर तेज निकलते ही आदमी घबरा गया, पर चंदन रुका नहीं, उसे जानना था कि सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा। 5 मिनट से थोड़ी अधिक समय में मंजिल पर पहुंचते ही चंदन ने ऑर्डर पूरा किया। तभी सिस्टम ने नोटिफाई किया, राइड शेयर पूरा हुआ, इनाम 10 रुपए और 50 पैसे गुना 1।
इस कार्य के लिए समय 0.083 घंटे, प्रति घंटा मजदूरी 126 रुपये और 50 पैसे। पुरस्कार संविधान अंक जोड़ 1, ज्ञान अंक जोड़ 1। सिस्टम पैनल उम्र 33, शारीरिक आयु 39.9989, वर्तमान ज्ञान अंक 1.11 चंदन का पहला भाव मिला जुला था। नकद इनाम मामूली था, पर प्रति घंटे की मजदूरी अच्छी दिखाई। अध्याय 7 सीपियां निकालने के लिए समुद्र जाना। मुख्य पात्र चंदन गुप्ता, श्रेया गुप्ता, जितेंद्र, जितू, वर्मा, मांडवी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या सच में? जितू ने फोन पर पहले हल्का हैरान होना दिखाया, फिर जोर से हंसते हुए बोला। चंदन ने कहा, मैं बेरोजगार हूं, तुम क्यों खुश हो? जितू ने चुटकी ली, अब तो बहाना नहीं रहेगा, तुम्हें काम पे लगाना होगा। जू का परिवार समुद्र के पास किसान व्यवसाय में जुड़ा था। उनके चचेरे भाई के पास मांडवी के पास बड़ा सीप क्लैम्प सीप फार्म था। अभी कटाई का मौसम था। सर्दी में सीप मोटे होते हैं और बिकते भी अच्छे भाव में हैं। जितू ने बताया कि काम नाव पर जाकर सीपियां निकालना, फिर किनारे पर छांटना और पैक करना होगा। ठंड, पानी, मछलियों, नालियों की दुर्गंध, सब कुछ शामिल था। चंदन ने सोचा थकाव होगा, गंदा होगा, पर पैसे अच्छे थे। 10 घंटे में 600 रुपये -700 कमाना आम बात थी। प्रति घंटा लगभग 60 रुपये -70। सिस्टम में उच्च प्रति घंटा मजदूरी और कुल आय दोनों मिलेंगे, यानी संविधान और ज्ञान अंक मिलने की संभावना भी बढ़ेगी। चंदन ने तुरंत हामी भर दी, ठीक है, मैं कर सकता हूं। जितू ने चेतावनी दी कि काम सुबह जल्दी शुरू होता है। अक्सर तेज ठंडी हवा में सुबह 6-7 बजे तक कटाई खत्म कर लेते हैं ताकि ताजा माल बाजार में भेजा जा सके। फिर उसने कहा कि वे वाटरप्रूफ जूते और रबर के दस्ताने देंगे, पर कुछ कपड़े खुद से अच्छे रख लेना चाहिए, सूती जैकेट, टोपी, अतिरिक्त ग्लव्स। चंदन ने तुरंत पास के थोक बाजार में जाकर 150 रुपये की अच्छी मोटी सूती जैकेट, सूती टोपी और एक जोड़ी सूती दस्ताने खरीदे। थोड़ा पानी और कुछ बॉटल वाटर लिए। फिर वह सुबह के 8 बजे तक मांडवी के बाहरी घाट पर पहुंच गया। घाट पर हलचल। अध्याय 8 थके हुए हो, फिर भी कर डालो। कथानक नोट चंदन गुप्ता, जितेंद्र, जितू, वर्मा, मांडवी। चंदन की बॉडी लंबी थी, पर जिम की नहीं। दफ्तरी जीवन ने उसे नर्म रखा था। घाट पर जो लोग काम करते थे, वे ज्यादातर 50 के आसपास के अनुभवी मछुआरे थे, जिनकी आदत ठंडी हवा और सख्त परिश्रम से थी। इसलिए झझाव हुई राजू भैया के सहकर्मी ने सोचा कि चंदन इस काम को संभाल पाएगा या नहीं। चंदन ने सिर हिलाकर कहा, अगर नहीं चला तो वापस बताऊंगा। झाओ ने काम का तरीका समझाया। नावों के नीचे लटके हुए पिंजरे असल में क्लैम्प सीप की बढ़ाई की रैक थी। हर पिंजरा खींचने पर टीम के 2 आदमी होते हैं। एक पिंजरा उठाने पर कुल मिलाकर 2 रुपये मिलते थे, इसलिए एक व्यक्ति को 1 रुपये। सुबह 8 से शाम 6 तक काम चलता। औसतन दिन में 600-700 रुपये संभव है, अगर काम तेजी से और लगातार हो। झाओ ने चंदन को दूसरी नावों के पास खड़ा कर दिया। नावों के किनारे बुजुर्ग मछुआरों की निगाहें थीं। किसी ने चंदन को लेकर शक जताया, किसी ने उदासीनता दिखाई। एक बूढ़ा, जो गांव का सक्रिय मछुआरा था, जिसे सब मिलकर बूढ़ा तिवारी कहने लगे, ने अंततः चंदन को अपनी ज्वाइनिंग दे दी। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि पिछली बार एक नौसिखिए ने काम को सिलेक्ट किया था और साथी को नुकसान हुआ था, इसलिए अब सतर्क रहना। नाव पर चढ़ते ही ठंडी हवा ने सीधा असर दिखाया। पानी की सतह पर पंक्तियां बनी हुई रैक दिखी। उन रैकों को पिंजरा कहते हैं, जिनमें सीप चिपके होते हैं। पहला अभ्यास देखकर चंदन को अंदाजा हुआ। पिंजरा भारी था, लगभग 50 किलो या उससे ऊपर, और अंदर कई परतों में सीप थे। बूढ़ा तिवारी ने दिखाया कि पिंजरे को कैसे पानी से बाहर निकाला जाता है, कैसे डेक पर सेट किया जाता है और कैसे उसे अध्याय 9। इस उम्र में आदमी होना आसान नहीं। चंदन ने बूढ़े तियान की हरकत नजरअंदाज की और रस्सी पकड़ने की कोशिश की। ओल्ड तियान ने जो तरीका दिखाया था वो सहज लग रहा था। उसने एक हाथ की हरकत में गांठ खोल दी और पिंजरा निकाल दिया। चंदन ने भी वही करना चाहा, पर सिद्धांत और अभ्यास में फर्क था। उसने कई बार कोशिश की, मगर गांठ नहीं खुली। बूढ़े तियान ने कुछ पिंजरे और ऊपर उठाकर डेक पर रख दिए। चंदन को भीतर ख्याल आया कि वह टीम की गति धीमी कर रहा है। हर पिंजरा छूटने से साथी की दिन भर की आमदनी पर भी असर पड़ता है। उसने सूती दस्ताने के अंदर वाला हिस्सा निकाल दिया और सिर्फ बाहरी रबर का दस्ताना पहना, ताकि उंगलियां ज्यादा फुर्तीली हो सके। ठंड लगी, पर काम रुका नहीं। काम का समय ही पैसा है। धीरे धीरे पहली पिंजरा उसे संभाल में आया। एक एक करके उसने पिंजरे खोलना, उठाना और डेक पर रखना सीख लिया। हर बार थकान कम, तालमेल बढ़ा। बूढ़े तियान ने देखा और थोड़ा सहज हुआ। उस युवा का रुख अच्छा था, पर एक चिंता बराबर बनी रही। चंदन का लंबे समय का बैठने वाला जीवन उसे जल्दी थका देता था। शुरू में उसकी गति बूढ़े तियान के बराबर पहुंच गई, पर कुछ घंटों में सहनशक्ति खत्म होने लगी।
हाथ सुन्न हो गए, सांस फूलने लगी, सिर चकराने लगा। -7 डिग्री की ठंडी हवा और गीला कपड़ा मिलकर शारीरिक हालत बिगाड़ रहे थे। चंदन ने सोचा, सिस्टम ने मुझे 1.1 संविधान अंक दिए थे, पर उनका मतलब सिर्फ 0.001 साल की जैविक उम्र घटाना निकला। ये दिखावा नहीं बदलता। फिर भी वह रुकना नहीं चाहता था। हर पिंजरा उसकी प्रति घंटा कमाई और सिस्टम इनाम को बढ़ा रहा था, और वही असल मकसद था। बूढ़े तियान एक पल के लिए किनारे बैठ गया और सिगरेट पीने की सलाह दी, पर चंदन ने अध्याय 10 शियाओ चेन को देखो। चंदन अब काफी थक चुका था। पिंजरे उतारने की रफ्तार शुरुआत जितनी तेज नहीं रह गई थी, महीनों की कसरत न होने का असर साफ दिख रहा था। शरीर की हदें कमजोर हो गई थी, पर रुकने का कारण सिर्फ शारीरिक नहीं था। उसकी ठोस इच्छा और जिम्मेदारी ने उसे आगे धकेला। परिवार, बच्चे, पत्नी, बूढ़े माँ बाप सब उस पर निर्भर थे। काम का तरीका वह अब अच्छी तरह समझ चुका था। लय बनाए रखने से थकान कम नहीं हो रही थी, पर कम से कम गिरावट भी धीमी पड़ रही थी। बूढ़े तियान के सामने अब हालात उल्टे नजर आने लगे थे। जो शख्स पहले तेज चाल में था, वही धीरे हो गया था, और जो नौजवान पहले धीमा समझा गया था, वही अब गियर पकड़ चुका था। ये बदलाव बूढ़े तियान को अनपेक्षित रूप से प्रभावित कर गया। तियान का बेटा, जिसके बारे में उसने अक्सर नाराजगी जताई थी, नौकरी खोने के बाद घर पर आराम करता रहा। उसी उम्र का शख्स यानी चंदन बेरोजगार होने के बावजूद परिवार के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। ये सोचकर बूढ़े तियान का दिल भर आया और गुस्सा कुछ कम हुआ। पर आज काम खुद बोल रहा था, कोई बहाना नहीं चलता। कुल मिलाकर लगभग 40 मिनट की शिफ्ट में उन्होंने अंदाजा लगाया कि नाव में लगभग सैकड़ों पिंजरे हैं, लगभग 120 पिंजरे प्रति चक्कर। अगर हर चक्कर में 10 मिनट बचते हैं तो दिन के अंत तक अर्ध नाव अधिक माल लाना आसान हो जाएगा। 10-20 मिनट की बचत का हिसाब किताब करने पर हर आदमी की आमदनी में 70-80 रुपए का फायदा आ सकता था, छोटा नहीं। चंदन ने आखिरी पिंजरा रखकर थोड़ी राहत ली। अब तक उसकी हालत ऐसी थी कि उसे चक्कर सी आने लगी थी, सिर घूम रहा था। पर पिंजरों के ढेर को देखकर उसे किसी तरह की तृप्ति मिली। ये पिंजरे का अध्याय 3 अविश्वसनीय सिस्टम पुरस्कार। चंदन गुप्ता, श्रेया गुप्ता और शहर पुणे में हुई घटनाएं आगे बढ़ी, और सबसे बड़ा मोड़ था उस सूचनापट का आना कि उन्हें फ्रीलांस फैमिली सपोर्ट सिस्टम मिल गया है। पहचाने गए नाम ऊपर दिए गए हैं। चंदन बिस्तर पर लेटा हुआ पूरा सिस्टम पढ़ने लगा। सिस्टम के मुख्य नियम और पारितोषिक नीचे। सरल भाषा में, केवल फ्रीलांस स्वतंत्र काम पर इनाम मिलता है। नौकरी या नियमित व्यवसाय, दुकान, ट्रेड को सिस्टम फ्रीलांस नहीं मानता। मौद्रिक इनाम, स्केलिंग नियम। उदाहरण, अगर एक दिन की शुद्ध कमाई 300 रुपए है और आपने 100 बार ऐसे दिन किए, तो 100वें दिन सिस्टम आपको 130 हजार रुपए इनाम दे सकता है। संविधान अंक, कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट्स। ये जैविक उम्र और शारीरिक क्षमता बेहतर करने में लगते हैं। सिस्टम ने चंदन की बायोलॉजिकल उम्र 40 बताई थी, जबकि कैलेंडर उम्र 33 थी, यानी थकान और स्वास्थ्य पर असर पहले से था। संविधान अंक मिलने से शारीरिक सुधार की संभावनाएं थीं। ज्ञान अंक, नॉलेज पॉइंट्स 0/1000 से शुरू। 1000 पहुंचने पर सिस्टम यादृच्छिक रूप से एक प्रोफेशनल स्किल दे सकता है, यानी टेढ़ा-मेढ़ा टेक्निकल कौशल जो अच्छी कमाई दिला सके। ज्ञान अंक दूसरों पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई, ट्रेनिंग आदि में मदद के लिए। चंदन ने जल्दी से कुछ तार्किक निष्कर्ष निकाले। 1. यदि रोजाना लंबा समय घंटी दर घंटी काम करेगा और प्रति घंटे कमाई अच्छी रहेगी, तो संविधान और ज्ञान दोनों तरह के अंक तेजी से बढ़ेंगे। 2. शहर में पुणे कमाई का स्तर छोटे कस्बे से बेहतर है, इसलिए वापस अपने काउंटी लौटना अब व्यवहारिक नहीं लगेगा। 3. ज्ञान अंक का प्रभाव भविष्य में बच्चों और परिवार के लिए बड़ा फायदा दे सकता है। वे सीधे सीधे पढ़ाई और नौकरी के रास्ते खोल सकते हैं। सिस्टम की व्याख्या पढ़कर चंदन का मन दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ आर्थिक संभावनाएं, दूसरी तरफ जिम्मेदारी। उसे लगा कि अब यही सही मौका है। अगले महीने के भीतर वो कुछ करके दिखाएगा जिससे सिस्टम का व्यवहारिक परीक्षण हो जाए। रात गहरी थी। चंदन अंदर ही अंदर योजना बना रहा था, किस तरह के फ्रीलांस काम से तुरंत पेमेंट मिल सके, जिससे सिस्टम तुरंत इनाम जारी करे और वह सिस्टम की प्रामाणिकता जांचे। अचानक उसके दिमाग में एक विचार चमका, एक छोटा, व्यावहारिक तरीका जिसे वह अभी रात में करने का मन बना रहा था। अगला कदम उसे वही काम चुनना होगा जो तुरंत पैसे दे और प्रति घंटे रेट अच्छा हो, ताकि संविधान व ज्ञान अंक दोनों तेजी से बढ़े। चंदन ने धीरे से आंखें बंद की, तैयारी शुरू कर ली, और अगले दिन सुबह वह उसी विचार को आजमाने निकलेगा। अध्याय 4 सिस्टम के माध्यम से पहली कमाई। फली पंक्ति। चंदन गुप्ता, उसकी पत्नी श्रेया गुप्ता और शहर पुणे पहले से बनी पहचान के साथ आगे की घटना। चंदन को आधी रात को अचानक एक आइडिया आया, छोटे ऑनलाइन माइक्रोटास्क करके सिस्टम का टेस्ट कर लिया जाए।
उसने अपने फोन पर टास्क बाजार जैसा एक छोटे काम वाला ऐप खोला और सबसे आसान ऑर्डर चुन लिया। एक गेम डाउनलोड करके असली नाम से रजिस्टर करना, कुछ विज्ञापन देखना और थोड़ी देर खेलना। वो काम पूरा करने में कुल 12 मिनट लगा। काम सबमिट करते ही फोन पर नोटिफिकेशन आया, पर उससे पहले सिस्टम की आवाज दिमाग में गूंजी, आपने ऑनलाइन पार्ट टाइम पूरा किया। आज आपका फ्रीलांस काम करने का पहला दिन है। नकद इनाम +15। साथ ही सिस्टम ने दिया संविधान अंक +0.1, ज्ञान अंक +0.1। सिस्टम ने पैसा आपके बैंक में जमा कर दिया, स्रोत वैध बताया गया। चंदन को तुरंत विश्वास नहीं हुआ। उसने बैंक अलर्ट देखा, टास्क ऐप की ओर से 15 रुपए आए और थोड़ी देर में उसी राशि का एक और एंट्री आई, किसी निवेशक स्पॉन्सर के नाम से। सिस्टम ने पहले ही कहा था कि इनाम का स्रोत वैध है, इसलिए उसने वजह जांचने की जहमत नहीं उठाई और तुरंत राहत महसूस की। सिस्टम पैनल पर जो बदला दिखा वह भी पढ़ा। चंदन का वर्तमान ज्ञान अंक अब 0.11000 था और उसकी जैविक शारीरिक आयु 39.9999 साल पर आ गई थी, पहले 40। यानी छोटे छोटे कामों से भी संविधान अंक ग्रेजुअली बढ़ते हैं, पर बहुत धीमे। गणित स्पष्ट था, 1 साल की शारीरिक उम्र घटाने के लिए हजारों अंक चाहिए। चंदन ने तर्क लगाया, यह छोटा टेस्ट सफल रहा। भले ही इस एक काम से केवल 15 रुपए और 0.1 अंक मिले, पर सिस्टम वाकई असल इनाम दे रहा था। अगर वह सही तरह के अच्छी कमाई वाले फ्रीलांस काम नियमित रूप से करेगा तो नकद इनाम और संविधान ज्ञान अंक दोनों तेजी से बढ़ सकते हैं। आगे की योजना उसके दिमाग में स्पष्ट हो गई। अगले दिन वह हाई रेट वाले ऑर्डर्स और लंबे घंटों के काम को प्राथमिकता देगा, ताकि प्रति घंटे मजदूरी ऊंची रहे और सिस्टम से मिलने वाले अंक भी बढ़े। इसी बीच श्रेया ने उसे अचानक लिविंग रूम में रोता हुआ पाया। चंदन को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे समझाएं। श्रेया ने जल्दी जल्दी अपना फोन दिखाया। उसने भी छोटे छोटे ऑनलाइन काम करके कुछ कमाया था, वीडियो एडिटिंग के लिए 150 रुपए और रिज्यूमे बनाने के लिए 100 रुपए जैसी छोटी राशियां। वह डर और चिंता से भरकर फूट फूट कर रो पड़ी। पति की अचानक बेरोजगारी और उसके अचानक अजीब व्यवहार ने उसे डराया हुआ था। चंदन ने झूठ बोला कि वह फुटबॉल मैच देख रहा था, पर फिर साफ कहा, डरो मत, मैं ठीक हूं, हम साथ हैं। दोनों गले मिले। श्रेया ने रोना बंद किया। चंदन ने उसे दिलासा दी और कहा कि अब शांत रहकर अगला कदम उठाना होगा। अंत में वे बिस्तर पर लेट गए। चंदन के मन में योजना थी, छोटे छोटे टेस्ट पास करने के बाद अगले कुछ दिन में सही फ्रीलांस काम चुनकर सिस्टम की क्षमता और इनाम स्कीम को जल्दी से बढ़ाना, ताकि परिवार पर चल रहा आर्थिक दबाव कम हो सके। अध्याय 5, अगर तुम अपने भाई को मारने ही वाले हो, घर पर मत करो, बाहर जाओ सुबह 7 बजे। चंदन और श्रेया दोनों साथ उठे। कल रात चंदन ने सोचा था कि सुबह 6 बजे निकलकर राइड शेयर चला देगा, पर उसने सोचा अगर इतना जल्दी निकल गया तो श्रेया फिर फिक्रमंद हो जाएगी। इसलिए उसने सामान्य सा बर्ताव रखने का नाटक किया। नाश्ते तक का घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटा दिया गया। श्रेया रसोई में चली गई। चंदन बच्चों को जगाने उनके कमरे गया। उनके जुड़वा बच्चे अब 6 साल के हो चुके थे। आगे इस साल प्राथमिक स्कूल में दाखिला होगा। बेटी का नाम मीरा था और बेटे का नाम दिनेश। दोनों अभी एक ही कमरे में बंक बेड पर सोते थे। परिवार ने शहर में महीने का 25,000 रुपए में 2 बेडरूम अपार्टमेंट लिया हुआ था, ताकि खर्च कम रहे। अगले साल जब बच्चे स्कूली होंगे तो चंदन चाहता था कि वे अलग कमरे में सोए, इसलिए 3 बेडरूम लेना उसकी प्राथमिक योजना थी। अब ये सपना असंभव नहीं लग रहा था, एक उम्मीद की किरण दिख रही थी। चंदन ने बचकाना ख्याल करके बेटी की नजरों में मुस्कान फैलाते हुए बिस्तर के पास बैठकर मीरा को हल्के से थपथपाया। मीरा नींद से जागी, गुदगुदाने वाली आवाज में बोली, पापा, और तुरंत चढ़कर उसके गले लग गई। फिर चंदन ने दिनेश को भी जगाया। दिनेश धीरे धीरे जागते हुए बिस्तर से गूंजता हुआ निकला और पापा को गले लगाकर चुपचाप सिर हिलाया। नहाने धोने के बाद चंदन ने मीरा की चोटी बनानी चाहिए, यह उसका छोटा सा रोज का काम था। मीरा बोली, ना पापा, 2 चोटी छोटे बच्चों जैसी लगती हैं, मैं सीनियर क्लास की हूँ। यह सुनकर दिनेश तुरंत चुटकी लेने लगा और बहन का मजाक उड़ाने लगा। डर तो रहा होगा कि वो वांछित लड़की की चोटी जितनी अच्छी न लगे। मीरा ने बिना बोले आंखें छोटी की। उसके चेहरे पर ऐसे संदेश आ गए कि बस उसे मारने का मन हो। चंदन ने हंसते हुए कहा, अगर तुम उसे मारने ही वाले हो तो किंडरगार्टन में मारो, घर पर मत मारो, माँ पापा देखकर ध्यान देंगे। नाश्ते की थाली पर आज श्रेया ने कुछ सरल लेकिन पोषक बनाया। अंडे के हल्के फुल्के पैनकेक, 2 कप गर्म दूध, दलिया और घर का बना सूखा अचार। श्रेया ने पहले खाना बनाना ज्यादा नहीं आता था, पर बच्चे पैदा होने के बाद उसने धीरे धीरे बहुत कुछ सीख लिया था। चंदन एक हल्की मुस्कान के साथ बोला, अभी घर वालों को यह मत बताना कि मैं नौकरी छूटा, नए साल के बाद सटीक योजना बता दूंगा।
अभी बताने से सब चिंता करेंगे, श्रेया ने सोचकर सिर हिलाया और कहा, ठीक है, पर दोपहर का खाना घर आकर खाने की कोशिश करना, बच्चे आते हैं तो ठीक रहेगा। खाने के बाद श्रेया बच्चों को किंडरगार्टन छोड़ने गई। चंदन सीधे बिल्डिंग के नीचे गैराज में चला गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और राइड शेयर ऐप खोलते ही लॉग इन कर लिया। दिल बेचैन था, इतने लंबे समय से उसने इतनी बेसब्री से ऑर्डर का इंतजार कभी नहीं किया। उसने अभी तक सिस्टम से मिलने वाले पुरस्कारों की कल्पना की थी और अब देखना चाहता था कि राइड शेयर चलाने पर सिस्टम कितने संविधान ज्ञान अंक और नकदी इनाम भेजेगा। जब गाड़ी पार्किंग से निकल रही थी, प्लेटफॉर्म ने ऑर्डर नोटिफाई किया। चंदन कुछ देखे बिना ही, न कि जगह या कीमत देखकर, उसने प्रॉम्प्ट पर फटाफट ऑर्डर स्वीकार करें दबा दिया। उसे टेस्ट करने की जल्दी थी, पर उसने सोचा कि बेहतर होगा कीमतों की परवाह न करके सीधे काम शुरू किया जाए। सिस्टम के रिएक्शन को अब जल्दी चेक करना जरूरी था। अब रास्ते में निकलते हुए चंदन का मन चल रही योजनाओं और छोटे बड़े सपनों से भरा हुआ था। उसने सोचा कि अगर ये सिस्टम सचमुच वैसा काम करेगा जैसा पैनल में लिखा था, तो अगले साल घर बदलना, बच्चों की पढ़ाई का बेहतर इंतजाम और माता पिता की मदद सब संभव हो सकता है। पर पहले यह साबित करना जरूरी था, इसलिए उसने ऑर्डर स्वीकार किया और सड़क पर निकल पड़ा, बिल्कुल वैसे जैसे अब तक हर रोज करता आया था, धीमी सावधानी और उम्मीद के साथ। अध्याय 6 चंदन, जो अपने परिवार की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। चंदन गुप्ता। ऑर्डर स्वीकार करने के बाद चंदन ने सवारी की डिटेल देखी। दूरी मात्र 3 किमी से थोड़ी ज्यादा और किराया 10 रुपये 50 पैसे। पैसा मायने नहीं रखता था, उसे सिस्टम के इनाम में बदलाव देखना था। करीब 3 मिनट में वह पिकअप पॉइंट पर पहुंचा। कस्टमर एक मध्यम आयु के आदमी निकला, पेट निकला, बाल पतले, छोटा कद, हाथ में एक ब्रीफकेस। बाहरी रूप से साधारण, पर चंदन की नजर में उस समय वह प्रभावशाली ही लग रहा था। उसने सीट पर बैठते ही कहा, जल्दी चलाइए सर, मुझे देर हो रही है। चंदन मुस्कुराकर बोला, ठीक है, आराम से सीट बेल्ट लगा लीजिए। पर अंदर ही अंदर उसने सोचा कि जितना तेज ये सफर होगा, प्रति घंटे की गणना उतनी ही बेहतर पड़ेगी और सिस्टम अधिक संविधान ज्ञान अंक देगा। जैसे ही वह गाड़ी चलाने लगा, ट्रैफिक बहुत मुश्किल निकला। सुबह का पीक, पर चंदन ने अपनी चाल तेज कर दी। उसने सुरक्षित तरीके से ओवरटेक और सटीक ब्रेकिंग का इस्तेमाल किया। अनुशासन बना तो रखा, पर गति बढ़ा दी। यात्री चौंका और बार बार हैंडल पकड़ने लगा। गाड़ी 4-5 मीटर तेज निकलते ही आदमी घबरा गया, पर चंदन रुका नहीं। उसे जानना था कि सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा। 5 मिनट से थोड़ी अधिक समय में मंजिल पर पहुंचते ही चंदन ने ऑर्डर पूरा किया। तभी सिस्टम ने नोटिफाई किया, राइड शेयर पूरा हुआ, इनाम 10 रुपये 50 पैसे एक। इस कार्य के लिए समय 0.083 घंटे, प्रति घंटा मजदूरी 126 रुपये 50 पैसे। पुरस्कार संविधान अंक +1, ज्ञान अंक +1। सिस्टम पैनल, उम्र 33, शारीरिक आयु 39.9989, वर्तमान ज्ञान अंक 1.11000। चंदन का पहला भाव मिलाजुला था। नकद इनाम मामूली था, पर प्रति घंटे की मजदूरी अच्छी दिखाई दे रही थी और खासकर संविधान व ज्ञान अंकों का मिलना महत्वपूर्ण था। वह समझ गया कि छोटी पर सघन कमाई वाली नौकरियां अधिक उपयोगी होंगी, क्योंकि सिस्टम इनाम दोनों कारकों, प्रति घंटे मजदूरी और कुल आय के हिसाब से देता है। परंतु उसे एक गणित भी साफ दिखा, शारीरिक उम्र को 25 साल तक लाने के लिए बहुत अधिक संविधान अंक चाहिए। अभी के रेट से वह लक्ष्य दूर था। सबसे जरूरी बात यह थी कि उसके बूढ़े माता पिता की सेहत ठीक होनी चाहिए। वे अभी 60 के आसपास थे और रोजाना हल्का मोटा दर्द और थकान रखते थे। अगर वह जल्दी संविधान अंक इकट्ठा कर ले तो वे भी लाभ उठा सकते थे। चंदन ने स्टीवडोर, सामान ढोने जैसा काम तलाशना शुरू किया। ऐसी नौकरियां जिनमें प्रति घंटा वेतन ऊंचा होता है, भले ही गंदी और थकाऊ क्यों न हो। उसने राइड शेयर ही नहीं, लोकल टोंगचेंग नेट टास्क ऐप भी देखा और पाया कि जो उच्च रेट देने वाली जॉब्स हैं, वे या तो कड़ी फिजिकल मेहनत वाली हैं या कुछ खास स्किल चाहिएंगी, पर उसके पास कोई तकनीकी स्किल नहीं थी। विकल्प 3 प्रकार के दिखे, कुली मालवाहक, दैनिक मजदूरी वाले स्टेज हेल्पर व स्टीवडोर, या कुछ स्पेशल ड्राइविंग शिफ्ट्स। ड्राइविंग आधारित और फूड डिलीवरी की प्रति घंटा कमाई राइड शेयर से ज्यादा बेहतर नहीं थी, इसलिए उसने स्टीवडोर को प्राथमिकता दी। वह अधिक प्रति घंटा दे सकता था और कुल आय भी अच्छी बन सकती थी। तुरंत ही उसने छुटपुट एड्स में स्टीवडोर की वैकेंसी देखी और वहां के नंबर पर कॉल लगाने की सोच ली। कॉल करने से पहले उसने आसपास खड़े लोगों को देखा। ऑफिस की शर्ट पहने कुछ लोग, कुछ ठेले वाले, और उसे एहसास हुआ कि कल तक जैसे वह एक सामान्य व्हाइट कॉलर था, अब वही आदमी मजदूरी वाली नौकरी के लिए फोन लगाने जा रहा है। विचार थोड़ा चुभा, पर मजबूरी साफ थी। कॉल करते समय उसके दिमाग में एक और बात आई, विश्वविद्यालय का पुराना दोस्त जू, जो एक लेबर एजेंसी में काम करता था, वही बेहतर जॉब दे सकता है। चंदन ने तुरंत जू को फोन किया।
25 मिनट की ही लगतर के बाद जू ने आश्वासन दिया कि कल सुबह एक स्टीवडोर शिफ्ट उपलब्ध है, पूरा दिन, अच्छा भुगतान। चंदन को पता था कि यह थकाने वाला होगा, पर इससे उसे प्रति घंटे अधिक मजदूरी और जल्दी संविधान ज्ञान अंक मिलने की संभावना ज्यादा थी। दिन खेल खेल में बदलने लगा। उसने फोन काटा, गहरी सांस ली और तय किया, अब आराम से नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से काम करना होगा। छोटे छोटे कमाई वाले टास्क से शुरुआत ठीक है, पर असल बढ़त उन नौकरियों से आएगी जिनमें प्रति घंटा रेट ऊंचा हो। अगर वह नियमित रूप से ऐसे काम करेगा तो सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं बल्कि संविधान व ज्ञान अंक भी बढ़ेंगे और वे अंक परिवार की सेहत व बच्चों की पढ़ाई में काम आ सकेंगे। यही सोचकर वह अगले कदम की तैयारी करने लगा, मानो कोई योजना बनता हुआ सैनिक हो। वह जानता था कि रास्ता मुश्किल होगा, पर अब लक्ष्य स्पष्ट था, परिवार की रक्षा, उनकी सेहत और बच्चों के भविष्य के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी थी। अध्याय 7, सीपिया निकालने के लिए समुद्र जाना। मुख्य पात्र चंदन गुप्ता, श्रेया गुप्ता, जितेंद्र जितू वर्मा। क्या सच में? जितू ने फोन पर पहले हल्का हैरान होना दिखाया, फिर जोर से हंसते हुए बोला। चंदन ने कहा, मैं बेरोजगार हूं, तुम क्यों खुश हो? जितू ने चुटकी ली, अब तो बहाना नहीं रहेगा, तुम्हें काम पे लगाना होगा। जू का परिवार समुद्र के पास किसान व्यवसाय में जुड़ा था, उनके चचेरे भाई के पास मांडवी के पास बड़ा सीप क्लैम सीप फार्म था। अभी कटाई का मौसम था, सर्दी में सीप मोटे होते हैं और बिकते भी अच्छे भाव में हैं। जितू ने बताया कि काम नाव पर जाकर सीपिया निकालना, फिर किनारे पर छांटना और पैक करना होगा। ठंड, पानी, मछलियों, नालियों की दुर्गंध, सब कुछ शामिल था। चंदन ने सोचा थकाऊ होगा, गंदा होगा, पर पैसे अच्छे थे। 10 घंटे में 700 कमाना आम बात थी। प्रति घंटा लगभग 6070। सिस्टम में उच्च प्रति घंटा मजदूरी और कुल आय दोनों मिलेंगे, यानी संविधान और ज्ञान अंक मिलने की संभावना भी बढ़ेगी। चंदन ने तुरंत हामी भर दी, ठीक है, मैं कर सकता हूं। जितू ने चेतावनी दी कि काम सुबह जल्दी शुरू होता है, अक्सर तेज ठंडी हवा में सुबह 6-7 बजे तक कटाई खत्म कर लेते हैं ताकि ताज़ा माल बाजार में भेजा जा सके। फिर उसने कहा कि वे वाटरप्रूफ जूते और रबर के दस्ताने देंगे, पर कुछ कपड़े खुद से अच्छे रख लेना चाहिए, सूती जैकेट, टोपी, अतिरिक्त ग्लव्स। चंदन ने तुरंत पास के थोक बाजार में जाकर 150 रुपए की अच्छी मोटी सूती जैकेट, सूती टोपी और एक जोड़ी सूती दस्ताने खरीदे। थोड़ा पानी और कुछ बॉटल वाटर लिए, फिर वह सुबह के 8 बजे तक मांडवी के बाहरी घाट पर पहुंच गया। घाट पर हलचल ज्यादा थी, छोटी छोटी मछली पकड़ने वाली नौकाएं क्रेन से पिंजरे उतारे जा रहे थे और किनारे पर बुजुर्ग महिलाएं सीपियों को छांट रही थीं। वहां उसने चचेरे भाई राजू भैया, घाट वाले फार्म के मालिक, से मुलाकात की। राजू भैया ने चंदन को पास के झोले और रबर के दस्ताने दिए और सीधे कहा, यह काम आसान नहीं, पर मेहनत का मिलेगा। अगर तुम्हें नाव पर जाना ठीक न लगे तो किनारे पर छांटने का काम भी है, वे लोग 30 रुपए प्रति घंटा लेते हैं। पर नाव पर कटाई करने वालों की कमाई ज्यादा होती है। नावें लगभग 10 मीटर लंबी थीं। डेक पर बेलनाकार पिंजरे पड़े थे जिनमें सीपियां भरी रहती थीं। चंदन ने देखा कि कुछ औरतें किनारे पर सीपियां छांट रही थीं, आकार, कच्चापन, सफाई के हिसाब से अलग अलग ढेर बन रहे थे। घाट पर ठंडी हवाएं चल रही थीं, कपड़े गीले होने का खतरा था, पर चंदन के अंदर अब कुछ और था, जिम्मेदारी का जोर। पहले कुछ चक्कर में उसे समुद्र की ठंड और भारी काम ने थका दिया। नाव पर झुककर, पानी में झांककर, सीपियों के जाल और पिंजड़ों को ठीक करके उन्हें बाहर निकालना, सब कुछ मैनुअल था। पर जैसे जैसे घंटे बीते, चंदन की मांसपेशियां आदत में आ गईं। उसने देखा कि काम तेज, व्यवस्थित और टीमवर्क पर चलता है। लोग एक दूसरे की मदद करते थे। क्रेन से पिंजरा ऊपर आए, नीचे वाले लोग उसे खोलकर सीपियों को अलग करते और किनारे वालों को पैक करने के लिए थैले मिलते। दिन भर में चंदन ने महसूस किया, यह काम थका देने वाला था, हाँ, पर सादगी भरी ईमानदारी भी थी। और सबसे महत्वपूर्ण, पेमेंट रेट अच्छा था। शाम को जब वे लौटे तो उसे वह तनख्वाह मिली जिसे उसने सोचा था, और सिस्टम ने भी नोटिफाई किया कि प्रति घंटा कमाई और कुल आय के कारण उसे बेहतर संविधान अंक मिलने की संभावना थी। चंदन के दिमाग में अगले कदम अब साफ थे। राइड शेयर और छोटे टास्क से शुरुआत करके उसने सिस्टम का बेसिक सत्यापन कर लिया था। अब उसे ऐसे कामों पर ध्यान देना होगा जिनमें प्रति घंटा रेट ऊंचा हो, चाहे वे गंदे और थकाऊ ही क्यों न हो। स्टीवडोर सीपिया कंस्ट्रक्शन हेल्पर जैसे काम हफ्ते भर 11 घंटे प्रतिदिन करके सिस्टम में तेजी से अंक जोड़ सकते थे, और तभी घर के लिए असली बदलाव संभव था। वापस लौटते हुए घाट की सड़कों पर चंदन ने सोचा, उसके लिए सम्मान कमाया नहीं जा रहा था, पर परिवार की जरूरतें अब पहले थीं। उसने जूती और गीले कपड़ों को बदलते हुए ठान लिया, यह रास्ता मुश्किल है, पर वह चल पड़ेगा। अगले दिन की शिफ्ट के लिए उसने मन बना लिया। अगर मेहनत से संविधान और ज्ञान अंक मिलेंगे तो माँ बाप की सेहत में सुधार और बच्चों की पढ़ाई में मदद संभव होगी। चंदन का इरादा अब साफ था, परिवार की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाना।
अध्याय 8 थके हुए हो? फिर भी कर डालो थानकनोर चंदन गुप्ता जितेंद्र जितू वर्मा। चंदन की बॉडी लंबी थी पर जिम की नहीं, दफ्तरी जीवन ने उसे नरम रखा था। घाट पर जो लोग काम करते थे वे ज्यादातर 50 के आसपास के अनुभवी मछुआरे थे जिनकी आदत ठंडी हवा और सख्त परिश्रम से थी। इसलिए झझाओ हुई। राजू भैया के सहकर्मी ने सोचा कि चंदन इस काम को संभाल पाएगा या नहीं। चंदन ने सिर हिलाकर कहा, अगर नहीं चला तो वापस बताऊंगा। झाओ ने काम का तरीका समझाया। नावों के नीचे लटके हुए पिंजरे असल में क्लैम सीट की बढ़ाई की रैक थीं। हर पिंजरा खींचने पर टीम के 2 आदमी होते हैं। एक पिंजरा उठाने पर कुल मिलाकर 2 रुपए मिलते थे, इसलिए एक व्यक्ति को 1 रुपए। सुबह 8 से शाम 6 तक काम चलता। औसतन दिन में 600-700 रुपए संभव हैं अगर काम तेजी से और लगातार हो। झाओ ने चंदन को दूसरी नावों के पास खड़ा कर दिया। नावों के किनारे बुजुर्ग मछुआरों की निगाहें थीं। किसी ने चंदन को लेकर शक जताया, किसी ने उदासीनता दिखाई। एक बूढ़ा जो गांव का सक्रिय मछुआरा था, जिसे सब मिलकर बूढ़ा तिवारी कहने लगे, ने अंततः चंदन को अपनी ज्वाइनिंग दे दी। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि पिछली बार एक नौसिखिए ने काम को स्लैक किया था और साथी को नुकसान हुआ था, इसलिए अब सतर्क रहना। नाव पर चढ़ते ही ठंडी हवा ने सीधा असर दिखाया। पानी की सतह पर पंक्तियां बनी हुई रैक दिखीं। उन रैकों को पिंजरा कहते हैं जिनमें सीट चिपके होते हैं। पहला अभ्यास देखकर चंदन को अंदाजा हुआ। पिंजरा भारी था, लगभग 50 किलो या उससे ऊपर, और अंदर कई परतों में सीप थे। बूढ़ा तिवारी ने दिखाया कि पिंजरे को कैसे पानी से बाहर निकाला जाता है, कैसे डेक पर सेट किया जाता है और कैसे उसे फटाफट अगली जगह भेजा जाता है। फिर असली काम शुरू हुआ। वे बाएं-दाएं लाइन में बंटे और पिंजरों को उतारना उछालना शुरू किया। कुछ देर तो चंदन का हाथ हाथ कर रहा था, शरीर कंपक पाने लगा, पर जैसे जैसे समय गुजरा मांसपेशियां एडजस्ट हुईं। नौका के इंजन की गड़गड़ाहट, क्रेन का उठाना, डेक पर पसीने और मछली सी बदबू, ये सब रोजमर्रा बन गए। काम कड़ी थी पर रफ्तार जरूरी थी। हर पिंजरे के पैसे का हिसाब चलता था और टारगेट पूरा होना था। बूढ़ा तिवारी बार बार कहते, धीरे नहीं, टिके रहो, एक पिंजरा छूट गया तो साथी की कमाई घटेगी। चंदन ने ध्यान रखा कि टीम वर्क और भरोसा इस काम की कुंजी है। दोपहर के समय चंदन ने सोचा कि कितनी मेहनत लग रही है पर कमाई वाजिब थी। अगर ये कुछ दिन लगातार कर लिया जाए तो सिस्टम में मिलने वाले संविधान ज्ञान अंक भी बड़े हो सकते हैं। पर फिर झाओ ने एक बात कही जिसने उसे ठंडा कर दिया। फार्म लगभग खत्म हो चुका था, 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा। मतलब यह अच्छा रेट केवल कुछ दिनों के लिए था। चंदन के ज़हन में एक झटका, काश मेरी नौकरी पहले ही चली गई होती, जैसा ख्याल आया। उसने उसी पुरानी नाराजगी को फिर दबाया और काम पर ध्यान दिया। दिन के अंत में वे लौटे तो तनख्वाह मिली, वही जो कहा गया था। चंदन ने देखा कि शारीरिक श्रम से थकावट समय समय पर कम हो रही है और काम की प्रक्रिया उसे समझ में आने लगी है। नाव से उतरकर गीले कपड़े बदले और सोचा, छोटा छोटा काम पर अगर रणनीति से किया जाए तो फायदा लंबी दूरी तक हो सकता है, विशेषकर जब सिस्टम प्रति घंटा कमाई और कुल आय के आधार पर संविधान व ज्ञान अंक दे रहा है। चंदन ने ठान लिया, राइड शेयर और माइक्रोटास्क से शुरुआत ठीक रही, पर असली बढ़त उन्हीं कामों से मिलेगी जिनमें प्रति घंटे रेट ऊंचा हो, चाहे वे गंदे और थकाने वाले क्यों न हो। आज उसने समुद्र में कड़ी ठंड में काम करके सीखा कि मेहनत से ही रेट और अंक मिलते हैं। अगले दिन फिर से शिफ्ट लेगा और इस बार वह अधिक सिस्टम समझकर ज्यादा रणनीतिक तरीके से काम करेगा। अध्याय 9 इस उम्र में आदमी होना आसान नहीं। चंदन ने बूढ़े तियान की हरकत नजरअंदाज की और रस्सी पकड़ने की कोशिश की। ओल्ड तियान ने जो तरीका दिखाया था वो सहज लग रहा था। उसने एक हाथ की हरकत में गांठ खोल दी और पिंजरा निकाल दिया। चंदन ने भी वही करना चाहा, पर सिद्धांत और अभ्यास में फर्क था। उसने कई बार कोशिश की मगर गांठ नहीं खुली। बूढ़े तियान ने कुछ पिंजरे और ऊपर उठाकर डेक पर रख दिए। चंदन को भीतर ख्याल आया कि वह टीम की गति धीमी कर रहा है। हर पिंजरा छूटने से साथी की दिन भर की आमदनी पर भी असर पड़ता है। उसने सूती दस्ताने के अंदर वाला हिस्सा निकाल दिया और सिर्फ बाहरी रबर का दस्ताना पहना ताकि उंगलियां ज्यादा फुर्तीली हो सकें। ठंड लगी पर काम रुका नहीं, काम का समय ही पैसा है। धीरे धीरे पहली पिंजरा उसे संभाल में आया। एक एक करके उसने पिंजरे खोलना, उठाना और डेक पर रखना सीख लिया। हर बार थकान कम, तालमेल बढ़ा। बूढ़े तियान ने देखा और थोड़ा सहज हुआ। उस युवा का रुख अच्छा था, पर एक चिंता बराबर बनी रही। चंदन का लंबे समय का बैठने वाला जीवन उसे जल्दी थका देता था। शुरू शुरू में उसकी गति बूढ़े तियान के बराबर पहुंच गई, पर कुछ घंटों में सहन शक्ति खत्म होने लगी। हाथ सुन्न हो गए, सांस फूलने लगी, सिर चकराने लगा। -7 डिग्री की ठंडी हवा और गीला कपड़ा मिलकर शारीरिक हालत बिगाड़ रहे थे। चंदन ने सोचा, सिस्टम ने मुझे 1.1 संविधान अंक दिए थे, पर उनका मतलब सिर्फ 0.001 साल की जैविक उम्र घटाना निकला।
यह दिखावा नहीं बदलता, फिर भी वह रुकना नहीं चाहता था। हर पिंजरा उसकी प्रति घंटा कमाई और सिस्टम इनाम को बढ़ा रहा था, और वही असल मकसद था। बूढ़े तियान एक पल के लिए किनारे बैठ गया और सिगरेट पीने की सलाह दी, पर चंदन ने मना कर दिया। उसने कहा कि थोड़ा आराम के बाद वापस काम पर होगा। बूढ़े तियान का मन नरम हुआ। उसने देखा कि वही बीता हुआ वक्त जब वह भी जवान था और परिवार चलाने के लिए इतनी मेहनत करता था। बूढ़े तियान ने भीतर ही भीतर कहा, युग चाहे जैसा हो, इस उम्र के आदमी की जिंदगी हमेशा मुश्किलों भरी रहती है। दिन के अंत तक चंदन ने और पिंजरे उठाए। थकावट दर्जे में आई, पर संतोष भी था। उसने हार नहीं मानी। नाव से उतरकर भीगा सूखा कपड़ा बदला और सोचा कि ये कुछ दिनों की कड़ी मेहनत परिवार के लिए कुछ राहत दे सकती है। पर एक हकीकत भी थी, फार्म 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। यह मौका ज्यादा लंबा नहीं रहेगा। उस कमीने वर्मा के भागने से पहले नौकरी खोने का गुस्सा फिर उबल उठा, पर अब गुस्सा कम और योजना ज्यादा जरूरी थी। संक्षेप जो मायने रखता है, सिद्धांत और अभ्यास अलग हैं, सीखना जरूरी था। छोटे फायदे 1.1 संविधान अंक व्यवहार में बहुत धीमे असर डालते हैं। ऊंची प्रतिघंटा कमाई वाले, थके हुए परिश्रम वाले काम रणनीतिक रूप से करने पड़ेंगे। बूढ़े कामगारों का अनुभव और टीमवर्क असल ताकत है। जवानों की हिम्मत और लगन इसे पूरा कर सकती है। चंदन अब मान चुका था, रास्ता कष्टकारी है पर लक्ष्य साफ है, परिवार की रक्षा। अध्याय 10 शियाओ चेन को देखो। चंदन अब काफी थक चुका था। पिंजरे उतारने की रफ्तार शुरुआत जितनी तेज नहीं रह गई थी, महीनों की कसरत न होने का असर साफ दिख रहा था। शरीर की हदें कमजोर हो गई थीं, पर रुकने का कारण सिर्फ शारीरिक नहीं था। उसकी ठोस इच्छा और जिम्मेदारी ने उसे आगे धकेला। परिवार, बच्चे, पत्नी, बूढ़े माँ बाप सब उस पर निर्भर थे। काम का तरीका वह अब अच्छी तरह समझ चुका था। लय बनाए रखने से थकान कम नहीं हो रही थी, पर कम से कम गिरावट भी धीमी पड़ रही थी। बूढ़े तियान के सामने अब हालात उल्टे नजर आने लगे थे। जो शख्स पहले तेज चाल में था, वही धीरे हो गया था, और जो नौजवान पहले धीमा समझा गया था, वही अब गियर पकड़ चुका था। यह बदलाव बूढ़े तियान को अनपेक्षित रूप से प्रभावित कर गया। तियान का बेटा, जिसके बारे में उसने अक्सर नाराजगी जताई थी, नौकरी खोने के बाद घर पर आराम करता रहा। उसी उम्र का शख्स यानी चंदन बेरोजगार होने के बावजूद परिवार के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। यह सोचकर बूढ़े तियान का दिल भर आया और गुस्सा कुछ कम हुआ। पर आज काम खुद बोल रहा था, कोई बहाना नहीं चलता। कुल मिलाकर लगभग 40 मिनट की शिफ्ट में उन्होंने अंदाजा लगाया कि नाव में लगभग सैकड़ों पिंजरे हैं, लगभग 120 पिंजरे प्रति चक्कर। अगर हर चक्कर में 10 मिनट बचते हैं तो दिन के अंत तक अर्धनाव अधिक माल लाना आसान हो जाएगा। 10-20 मिनट की बचत का हिसाब किताब करने पर हर आदमी की आमदनी में 70-80 रुपए का फायदा आ सकता था, छोटा नहीं। चंदन ने आखिरी पिंजरा रखकर थोड़ी राहत ली। अब तक उसकी हालत ऐसी थी कि उसे चक्कर सी आने लगी थी, सिर घूम रहा था। पर पिंजरों के ढेर को देखकर उसे किसी तरह की तृप्ति मिली। ये पिंजरे केवल चीजें नहीं थे, ये पैसे थे, और साथ ही संविधान व ज्ञान के अंक भी। इसी विचार ने उसे थकान भूलने पर मजबूर कर दिया। वह डेक पर टिक कर बैठा और फोन निकाला। बैटरी ठंड की वजह से पहले से आधी रह गई थी। सबसे पहले उसने श्रेया को मैसेज किया कि वह दोपहर का खाना घर पर नहीं खाएगा। श्रेया ने तुरंत पूछा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं, पर उसने कुछ न पूछा। शायद यह मामूली सा कारण होगा, उसने सोचा। समय 9:30 बजा हुआ था। लौटने पर वे गोदी पर माल उतारेंगे और शायद 10 बजे तक पहुंचना था। इस रफ्तार से सुबह केवल एक और चक्कर पूरा हो पाएगा। चंदन ने यह सोचा कि पिंजरे जुटाने की क्षमता कैसे बढ़ाई जाए। तेजी बढ़ाना मुश्किल था क्योंकि सहन शक्ति सीमित थी, इसलिए दूसरा रास्ता था, हर चक्कर में अधिक पिंजरे लादना। चूंकि उन्हें वैसे भी चक्कर लगाना था, हर बार थोड़े थोड़े अतिरिक्त पिंजरे जोड़ लेने से कुल मिलाकर काफी बचत हो सकती थी। वह डेक पर रखे पिंजरों को निहारने लगा, और तभी वही पिंजरा जिस पर वह आराम कर रहा था थोड़ा सा झुका। वह झट से उठकर उसे गिरने से बचा लेता है। उस घटना ने उसके दिमाग में एक आइडिया जगा दिया। पिंजरे जिस तरह बेतरतीब रखे गए थे, वे जगह बर्बाद कर रहे थे। अगर पिंजरे को ठीक तरह से सॉर्ट और स्टेक करके रखा जाए तो हर चक्कर में 5-6 अतिरिक्त पिंजरे लेने की गुंजाइश बन सकती है। इससे न केवल चक्कर कम होंगे, बल्कि प्रति चक्कर कुल आय भी बढ़ जाएगी, और सिस्टम के हिसाब से प्रति घंटा मजदूरी और कुल आय दोनों बढ़ने पर संविधान व ज्ञान अंक भी ज्यादा मिलेंगे। विचार सहज नहीं था। इसे लागू करने के लिए तेज तरह का ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था, साथ ही मछुआरों का सहयोग चाहिए था, और शायद कुछ रिस्क भी लेना होगा, जैसे कि सावधानी से स्टैक करना ताकि पिंजरे ना गिरें। पर चंदन ने देखा कि अगर हर चक्कर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लें तो औसत आय में स्पष्ट बढ़ोतरी होगी। कुछ और चक्काबदल की कुशलता और ठीक-ठाक जगह उपयोग करने से दिन भर में कुल बचत बड़ी बन सकती थी। बूढ़े तियान पास ही सिगरेट पीते हुए बैठा था।
उसने चंदन की चाल और आंखों में चमक देखी। शायद उसने सोचा कि यह नौजवान थकान से लड़ रहा है, पर चंदन की यह मंशा केवल थके हुए शरीर की चुनौती नहीं थी, यह रणनीति आधारित मेहनत थी। तियान ने अंदर ही भीतर सोचा कि किसी वक्त उसने भी ऐसी ही रणनीति से घर चलाया होगा, और आज वही सोच उसे भावुक कर गई। चंदन ने जल्दी से योजना बनानी शुरू की, पिंजरों को किस तरह से क्रम में रखना है, कौन सा पिंजरा पहले उठाना है ताकि डेक पर जगह बनती रहे, और कैसे क्रेन ऑपरेटर के साथ तालमेल बैठाना है ताकि समय बचे। उसके दिमाग में छोटी छोटी सूझबूझें आईं। कुछ पिंजरे को एक कोने में सावधानी से स्टैक करना, कुछ मजबूत बोरियों को पहले रखना, और क्रेन से उठते ही डेक के उस हिस्से में रखने की व्यवस्था करना जहां से अगला सेट आसानी से लोड हो सके। वह जानता था कि यह पूरी शिफ्ट, पूरी फार्मिंग सीजन और सिस्टम के इनाम की दौड़ का केवल पहला कदम था। पर अब स्पष्ट था, कड़ी मेहनत प्लस थोड़ी बुद्धिमानी तेज परिणाम। उसने गहरी सांस ली, ठंडी हवा में एक छोटी मुस्कान सीखी और फिर उठकर अपने बूढ़े साथी को बुलाया। अंकल, एक आइडिया है, एक बार समझाऊं तो कल और कारगर कर पाएंगे। बूढ़े तियान ने चंदन की ओर देखा, थकान के बावजूद उस आंखों में कुछ अलग था। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है लड़के, दिखा दे। और नाव दूसरी बार क्रेन के पास गई। इस बार चंदन के साथ एक छोटा सा बदल गया इरादा भी था। मेहनत नहीं केवल खींचनी थी, बल्कि उसे समझदारी से व्यवस्थित करना भी था। अध्याय 1, बेरोजगारी शहर, पुणे, एक ऑफिस बिल्डिंग। मैंने पहले ही उस प्रिंटर के लिए बुकिंग कर ली थी, वापस कर दो ए बाबा, ऐसी हालत में भी बुकिंग। जो लेगा वही लेगा। विक्रम वर्मा साहब का पुराना चाय का टेबल तो काफी कीमत देगा। चलो मिलकर ले चलते हैं और पैसे बांट लेंगे। सुबह होते ही एक खबर फैल गई, कंपनी का मालिक वर्मा साहब पैसे लेकर देश छोड़कर चला गया। कारण साफ था, पिछले 2 साल में आर्थिक हालत खराब थी और कंपनी लगातार कई महीनों से घाटे में थी। वर्मा साहब ने ये पहले ही प्लान कर रखा था, पर कंपनी पर अभी भी 2 महीने की तनख्वाह सैलरी बाकी थी, और इसलिए लोग ऑफिस की चीजें बेचने में लगे हुए थे। अब किसी के पास सहानुभूति के लिए समय नहीं था। चंदन गुप्ता सुबह थोड़ी देर से आया। ऑफिस में जो कीमती सामान बचा था, वे पहले ही उठाए जा चुके थे। वह कंपनी के गेट पर खाली निगाहों से खड़ा था, अपने साथियों को चीजें उठाते देख रहा था, और फर्श पर पड़े बेकार राउटर और केतलियां देखकर बस एक पल के लिए ठहर गया। दिल कुछ भर आया और वह सीधे कंपनी छोड़कर चला आया। वहां अब रहने का कोई फायदा नहीं था। मालिक चला गया और बाकी कुछ भी नहीं बचा था। नीचे जाकर अपनी गाड़ी में बैठते ही चंदन ने नौकरी सर्च वाला ऐप खोला। उसे जल्दी से नई नौकरी ढूंढनी थी, पर जो रिजल्ट आए वे उसके लिए चिंताजनक थे। मानव संसाधन का काम करने वाला चंदन जानता था कि पिछले 2 साल से रोजगार की हालत खराब है, लेकिन उसने इतनी गंभीरता की उम्मीद नहीं की थी। जब भी उसका नंबर लेकर वे पूछते, उम्र कितनी है, और जब वे सुनते थे 30 के पार, तो बातचीत अलग अलग तरीकों से धीरे धीरे बंद हो जाती थी। इसके अलावा दिवाली अवसर से कुछ हफ्ता पहले था, भर्ती का पीक सीजन नहीं था, इसलिए अच्छे वैकेंसी सीमित थे। लगातार 6 कंपनियों से रिजेक्शन मिलने के बाद चंदन ने फोन बाजू में रख दिया। कुछ देर बाद असली सच समझ आया। वह 33 साल का परिवार का सहारा था, बूढ़े माँ बाप, छोटे बच्चे, और अब अचानक बेरोजगार हो गया था। खिड़की के बाहर तेज हवा चल रही थी। चंदन के दिमाग में एक कहावत आई, जब वक्त तुझे निकलने का फैसला करता है तो पहले कोई नोटिस नहीं देता। उसने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया और गहरी सांस ली। 30 के दशक के शुरुआती सालों में पहुंचकर क्या सचमुच उसे नौकरी से निकाल दिया गया था? गाड़ी में बैठा चंदन खाली निगाहों से घूर रहा था। उसके मन में कई तरह की यादें और चिंताएं थीं। उसने उस शहर में बिताए अपने 14 साल याद किए। विश्वविद्यालय का छात्र था तब, महंगाई के दिनों में गुजरबसर के लिए 500 रुपए मिलते थे। अब वह विभाग प्रबंधक था और उसकी मासिक सैलरी 80,000 नहीं, पर मूल तर्क वही था, यानी पिछले 10 सालों में आर्थिक रूप से उसका जीवन बेहतर दिखता था, पर महंगाई ने सब बदल दिया था। रोजमर्रा की चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ गईं, समोसे, पराठे, सब कुछ महंगा हुआ। मकान के किराए और घर के खर्चों ने उसकी आय को खा लिया। कुल मासिक आमदनी घट बढ़कर भी परिवार के रोजमर्रा खर्च, रेंट, कार का ईएमआई और बच्चों की फीस के बाद ज्यादा बचता ही नहीं था। उसकी पत्नी श्रेया गुप्ता ने बच्चों के जन्म के बाद नौकरी छोड़ दी थी। अब घर से वह ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग और रिज्यूमे बनाकर माह में लगभग 8-10 हजार कमा लेती थी। इस तरह परिवार का खर्च मुश्किल से संतुलित रहता था। अब वो अचानक बेरोजगार था और संतुलन टूट गया था। आगे क्या करना चाहिए? फुल टाइम राइड शेयर ड्राइवर बन जाऊं? अगर कड़ी मेहनत करूं तो महीने में 8-10 हजार कमाना संभव था, पर उसमें कोई नौकरी सुरक्षा नहीं थी। ऊपर से कंपनी जाने के साथ वह फर्जी इंश्योरेंस और कर्मचारी का हिस्सा पीएफ भी छूटा। करीब 15-20 हजार का मासिक फायदा गया। चंदन ने देर तक सोचते हुए राइड शेयर ऐप खोल लिया।
वह साल के अंत तक ड्राइव करेगा, जो भी पैसा आएगा कीमती होगा और नया साल आने के बाद नौकरी ढूंढना होगा। रात 10 बजे तक की शिफ्ट के बाद वह घर लौटा। दरवाजे पर खड़े होकर उसने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। उसे अपनी पत्नी को नौकरी छूटने की बात बतानी थी, पर कैसे शुरू करे उसे समझ नहीं आ रहा था। उसका मकान पुराना और ध्वनि इंसुलेशन कमजोर था। जैसे ही चंदन ने चाबी निकाली, अंदर से श्रेया की आवाज सुनाई दी, माँ, मैं चंदन के बारे में इस तरह बात होने नहीं दूंगी, उसने हमें भूखा नहीं रखा है। मुझे पता है, पर क्या आम लोग ऐसे ही नहीं रहते? मैं नहीं चाहता कि उस पर ज्यादा दबाव पड़े, वो पहले से ही बहुत मेहनत कर रहा है। अगर आपको बुरा न लगे तो मुझे लगता है। अरे माँ, प्लीज पुणे में वापस काम करने की बात मत उठाओ। ये हमारा प्राइवेट मामला है और चंदन को भी मत बताना, ठीक है? नहीं माँ, गुस्सा मत होइए। मैं उन शब्दों ने दरवाजे के बाहर खड़े चंदन के भीतर भावनाओं का एक मिश्रण उभारा, पर साथ ही एक ठंडा सच भी। सओएफ उसने महसूस किया कि पिछले 10 सालों में असल में उसने क्या हासिल किया है। उसे श्रेया जैसी पत्नी मिली थी, जो मुश्किल में भी परिवार की बात अपने सीने पर ले लेती थी। अध्याय 2 फ्रीलांस सिस्टम। चंदन गुप्ता, चंदू और उसकी पत्नी श्रेया दोनों ही पुणे के अंतर्गत आने वाले एक छोटे कस्बे दीवा कस्बा से थे। दोनों की मुलाकात हाई स्कूल में हुई थी और तब से उनका रिश्ता था। श्रेया का परिवार कस्बे में ही रहा करता था। उसके पिता शिक्षा विभाग में काम करते थे और मां सरकारी ऑफिस में। अब दोनों रिटायर हैं और पेंशन मिलती है। दूसरी तरफ चंदन का परिवार खेती किसानी पर निर्भर था, सीजन के हिसाब से हल्की कमाई और सूखे समय में तंगहाली। स्थिति साफ थी, दोनों परिवार पारंपरिक तौर पर समान स्तर के नहीं थे। श्रेया तेज तरह से खूबसूरत नहीं थी, पर उसमें एक शालीन और टिकाऊ सुंदरता थी। पढ़ लिख कर बड़ी हुई, सादगी और संस्कार उसके हर काम में दिखते थे। बच्चे के बाद भी उसकी शालीनता बनी रही। चंदन उसे देखते तो सुकून पाता। इसलिए चंदन को पता था कि श्रेया जैसी लड़की से शादी करना उसकी किस्मत की बात थी। श्रेया ने कई साल पहले अपनी मां यमुना देवी से रिश्ते थोड़े कम रख लिए थे, शायद अपने पति पारिवारिक जीवन की वजह से। यमुना देवी को लगता था कि उसकी बेटी के साथ कुछ अन्याय हुआ है, पर चंदन को कभी मांससुर से ज्यादा कड़ुवाहट नहीं मिली। अब चंदन को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या उन्हें पुणे में ही रहना चाहिए। वह 33 का था, नौकरी खोने के बाद यह चिंता आम थी। दरवाजे पर खड़े खड़े उसने खुद को संभाला और घर में दाखिल हुआ। लिविंग रूम में श्रेया पुराने आरामदेह कपड़े पहनकर कॉफी टेबल साफ कर रही थी। चंदन को देखते ही फोन पर अपनी मां से हुई बहस के बाद थोड़ी उदासी उसके चेहरे पर थी, पर वह जल्दी मुस्कुरा गई। फिर उसने कर्कश अंदाज में कहा, मैंने कहा था आज राइड शेयर मत कर, पर तुमने सुना ही नहीं। इतनी सर्दी में ये ड्राइविंग ठीक नहीं है। चंदन ने जूते उतारते हुए हल्के से कहा, थोड़ा सावधानी से चला रहा था। बच्चे सो रहे हैं क्या? धीमे चलना और फर्क नहीं पड़ता, बस पहले गर्म पानी पी लो, फिर खाना कर लो। श्रेया रसोई से निकलकर एक कटोरा गर्म पराठे दाल लेकर आई। रोज की तरह उसने चंदन के लिए रात का खाना बना रखा था। पराठे, दाल, सब्जी और घर की बनी अचार। हर रात कुछ नया नहीं, पर दिल से बना हुआ। चंदन जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। टीवी पर कोई पॉलिटिकल शो दिख रहा था, देश की आर्थिक हालत पर चर्चा। चंदन ने पानी का घूंट लिया और पराठा खत्म किया। श्रेया, जो अभी अभी नहाकर आई थी, ने मोजे उतार कर रेडिएटर के पास रख दिए और त्योहारों खर्चों की बातें करने लगी, रोज का ही मसला। फिर चंदन ने बैठकर गंभीर आवाज में कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। श्रेया ने बिना सवाल किए उसके बगल में बैठकर उसे सुना। चंदन ने बताया कि बॉस वर्मा साहब अचानक देश छोड़कर चले गए हैं और कंपनी बंद हो गई, वह अब बेरोजगार है। श्रेया पहले आश्चर्य हुई, फिर उसने सधे हुए अंदाज में उसे सहारा दिया, कोई बात नहीं, नौकरी चली गई तो दूसरी ढूंढ लेंगे। अभी थोड़ा आराम कर लो और नए साल के बाद ठीक ठाक ढूंढेंगे। चंदन ने कहा, मैं अभी राइड शेयर चलाऊंगा, रोज 300 से 400 रुपए आएंगे। पर एक बात और, क्या हम नए साल के बाद पुणे वापस जाकर नौकरी ढूंढें? यहाँ रहना बहुत महंगा है। श्रेया मुस्कुराई, चंदन का हाथ पकड़ा और कहा, मैं तेरे साथ चलूंगी। फिर उसने धीरे से कहा, तुमने जो वादा किया था, घर, आराम हो सकता है अभी पूरा न हो, पर तुमने तो हमें जिंदगी दी ही है। वह चंदन के गाल पर थपकी देती हुई बढ़ी। दोनों आधी रात तक जागते रहे, पर सोने का बहाना कर लिया, कल का पहला कदम सोचते हुए। फिर अचानक फोन में एक नोटिफिकेशन आया। डिंग। मेजबान आधिकारिक रूप से बेरोजगार पाया गया। बधाई हो, फ्रीलांस फैमिली सपोर्ट सिस्टम सफलतापूर्वक जुड़ गया है। यह सिस्टम बेरोजगारी के बाद पारिवारिक आर्थिक संकट को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब मेजबान स्वतंत्र व्यवसाय के जरिए आय कमाता है, सिस्टम अतिरिक्त मौद्रिक पुरस्कार, संविधान अंक और ज्ञान अंक प्रदान करेगा। मौद्रिक पुरस्कार नियम सार, जिस दिन मेजबान आय कमाता है,
सिस्टम उस आय का एक पुरस्कार देगा, कुछ स्पेशल दिनों पर 10 तक भी। सिस्टम पैनल मेजबान चंदन गुप्ता, आयु 33, शारीरिक आयु 40, वर्तमान ज्ञान अंक 01000, वर्तमान व्यावसायिक कौशल कोई नहीं। चंदन पलकें फाड़कर बैठ गया। उसने सोचा ये सपना तो नहीं, पर नोटिफिकेशन वैसा ही था, ठंडा और टेक्स्ट जैसा। एक औसत आदमी को बिना किसी खास प्रतिभा के एक ऐसी प्रणाली मिल गई जो कहानी नॉवेलों जैसी लगती थी, बस इसलिए कि वह बेरोजगार था। उसने तुरंत मन ही मन सवाल किया, क्यों उसे? पर उसके दिमाग में बाद में केवल एक उम्मीद जगी, क्या अब घर वालों की हालत सुधर सकती है? क्या माँ बाप को कम काम करना पड़ेगा? क्या श्रेया अब छोटे छोटे खर्चों तक सीमित नहीं रहेगी? क्या बच्चों को बेहतर पढ़ाई मिल पाएगी? चंदन एक बार श्रेया की ओर देखा, फिर धीरे सांस ली। उसे लगा कि अब भाग्य को चुनौती देने का मौका मिला है। ठीक है, उसने सोचा, चलो शुरू करते हैं। और फिर उसने अंदर ही अंदर गुस्से और हल्की मुस्कान के साथ कहा, शुक्रिया वर्मा साहब, कमीने।